अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण नाज। खेलने की बातें खेल ही बनकर रह गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तवील मुशावरती अमल के बाद जनरल आसिम मुनीर को पाक फ़ौज का नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया है। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को पाक फ़ौज की कमान संभालेंगे। वो इस्लामी दुनिया की सबसे ताकतवर और दुनिया की नवी ताकतवर तरीन फ़ौज के 17वें सिपह सालार होंगे। छोटे मियाँ साहब ने आर्मी चीफ की तकर्री की भारी जिम्मेदारी पहली बार अदा की है, लेकिन बड़े मियाँ साहब ये जिम्मेदारी 5 बार अदा कर चुके हैं। मुल्क की सियासी तारीख में मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसको 6 बार आर्मी चीफ लगाने का एजाज़ हासिल है। साथ ही नून लीग को यह एजाज़ भी हासिल है कि लीगी दौर में किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी गई। नवाज शरीफ जब पहली बार मुल्क के वजीर आज़म मुंतखब हुए तो उन्होंने सन 1991 में जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को पाक फ़ौज का सिपह सालार मुकर्रर किया, लेकिन बदकिस्मती से नवाज शरीफ के तैनात करदा पहले आर्मी चीफ अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सके और 8 जनवरी 1993 को खालिक हकीकी सजा मिले। हैरान कुन तौर पर नाज़रीन, इसके बाद नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म जिसको आर्मी चीफ लगाया उन्होंने तो अपनी मुद्दत मुकम्मल की, लेकिन नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस में कभी अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सके। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ का इंतकाल हुआ तो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल वहीद काकड़ को पाक फ़ौज का नया सरबराह मुकर्रर किया, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद अप्रैल 1993 में उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी कैबिनेट और असम्बली को बरतरफ कर दिया। नवाज शरीफ की बरतरफी की वजह उस वक्त के हालात और उनकी एक तकरीर बनी जिसमें उन्होंने सदर गुलाम इसहाक खान पर शदीद तनकीद की थी। रोहिदात खान अपनी किताब पाकिस्तान इनकलाब के दहाने पर उसमें लिखते हैं कि जब उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीर पर आर्मी चीफ से उनका रद्द-ए-अमल जानना चाहा तो जनरल वहीद काकड़ का जवाब था कि वो सदर को उनका पैगाम पहुंचा दें कि अगर वो आईनी हुदूद में कदम उठाएंगे तो आर्मी चीफ उनका साथ देंगे। नवाज शरीफ ने इस बरतरफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ हासिल किया और बतौर वजीर आजम बहाल हो गए, लेकिन अपोजिशन को फिर यह कबूल नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। मुल्क में बहरानी कैफियत बढ़ी तो फिर आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ ने आगे बढ़कर फैसला कुन किरदार अदा किया। बेनज़ीर भुट्टो को लॉन्ग मार्च मनसूख करने, गुलाम इसहाक खान को सदारत से मुस्ताफ़ी होने और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को असम्बलियाँ तोड़ने पर राज़ी किया और यूं मियाँ साहब अपनी पहली मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सके। नवाज शरीफ दूसरी बार इक़्तिदार में आए तो 1998 में फिर सिपह सालार की तकर्री का मामला आन पहुंचा। इस बार आर्मी चीफ के ओहदे के लिए नवाज शरीफ ने उनकी निगाह जो थी वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर ठहरी और यूं बड़ी फौज की कमान जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सौंप दी गई। माजी के हालात को सामने रखते हुए नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को खुश करने के लिए चेयरमैन जॉइंट स्टाफ भी बनाया, लेकिन आर्मी चीफ और नवाज शरीफ की फिर भी नहीं बनी और अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को रुखसत करते हुए मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इस बार नवाज शरीफ के हाथ से सिर्फ इक़्तिदार ही नहीं गया बल्कि उन्हें सियासत से नाअहली और जेल भी काटना पड़ी। नवाज शरीफ आमिर वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुबैना डील करके जेल से बाहर तो आ गए, लेकिन उन्हें अब अपना घर बार सब छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। नवाज शरीफ 2013 में तीसरी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए तो जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। जनरल राहील शरीफ पाक फ़ौज के सिपह सालार मुकर्रर हुए तो इमरान खान ने हज़ारों अफराद के लॉन्ग मार्च के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी। 126 दिन जारी रहने वाला धरना सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पर ख़त्म हुआ। धरने के कई सालों बाद मियां नवाज शरीफ ने यह इंकशाफ किया कि उनसे उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इस्तीफ़ा देने को कहा था। नवाज शरीफ और फौज के दरमियान दूरियां मजीद उस वक्त बढ़ी जब डॉन लीक सामने आई। 2016 में जनरल राहील शरीफ तो अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद ओहदे से सुबुकदोश हो गए, लेकिन फौज और नवाज शरीफ के दरमियान हाइल खलीज वो कम नहीं हो सकी। नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ मुकर्रर किया, लेकिन फिर जनरल बाजवा के दौर में ही नवाज शरीफ को अपनी वजारत उज़्मा और सियासत दोनों से ही हाथ धोना पड़ा। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया। नवाज शरीफ को एक बार फिर जेल का मुंह देखना पड़ा और इस बार उनके साथ उनकी सियासी जानशीन समझी जाने वाली साहबजादी मरियम नवाज को भी जेल की हवा खानी पड़ी। बाद में नवाज शरीफ इलाज का कहकर बैरून मुल्क चले गए और फिर आज तक वापस नहीं लौटे हैं। अब नई तैनाती के बाद नवाज शरीफ की 1 माह में वापसी के ऐलानात शुरू हो गए हैं। माजी क्या फिर से खुद को दोहरा रहा है? लेकिन हमारी दुआ है नाजरीन कि इस बार सियासी और अस्करी क़यादत में दूरियां ना हो, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होता है।
दुआ है कि इस नए दौर का आगाज मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती लाए, जमहूरियत फले फूले, मईशत मुस्तहकम हो, मुल्क में खुशहाली आए, हुक्मरान अपने मसाइल खुद हल करें, पिंडी की तरफ निगाह ना जाए। ये देख लीजिए, फिर मेहमान साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान खान साहब, ये अब बेमकसद इज्तिमा जो है इसे आप मुलतवी करें। आज मैंने मीटिंग ली है, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रेड अलर्ट हुकूमत को आगाह किया है, तंजीम या दहशतगर्द जो है वो फायदा उठा सकता है। आपकी जान को भी जो है खतरा लाहक है। में लगने शुरू हो गए हैं और एक बड़ी तादाद के अंदर अवाम को यहाँ पर ठहराया भी जा सकता है। इसके अलावा भी बंदोबस्त किए जा सकते हैं। फैसला कप्तान ने करना है। कल शाम के बाद लाएअमल क्या है, कल शाम का लाएअमल क्या है, वो कप्तान ने कल अपनी तकरीर में बताना है। वो जो भी फैसला करें उसके लिए हमारे इंतजाम जो है मुकम्मल है। अगर उन्होंने क्रॉस की, वो हदूद क्रॉस की, तो लाजमी तौर पर कानून भी जो है वो हरकत में आएगा और फिर जो भी हमें कानूनन जो इख्तियार जो हासिल है उन इख्तियारात को इस्तेमाल किया जाएगा। ये बिल्कुल 100% चॉइस जो है इमरान खान की है। मेरे इंतहाई मौज़िज़ मेहमानों में आज मुझे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। हबीब अकरम साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। और उसके साथ साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब रिटायर्ड दिफाई तजिया खान हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अफनानुल्लाह साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, फाइनली पहले तो आप लोगों को मुबारक हो कि एक नॉन पॉलिटिकल इशू को इस पॉलिटिकल सिनेरियो में आप लोगों ने बड़े स्मूथली इसको प्रॉपरली हल कर लिया। सर, अब बताइए, ये जो माजी मैंने अभी सारा सुनाया है सामने, ये माजी हमारे सामने है, क्या तारीख खुद को दोहराएगी सर या नहीं दोहराएगी? इस बात की उम्मीद है आप लोगों को, यकीन है, इत्मीनान है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये जो अपॉइंटमेंट थी, आप समझ लें कि एक माइन फील्ड ही थी, जिससे जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और हमारी लीडरशिप गुजरी है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी है। हालांकि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि जो एजिटेशन हो और डिस्टेबलाइज करे और जो फ्रिक्शन पैदा हो, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से ऐसा कुछ नहीं हुआ और इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में जो है वो जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो हो जाएगा। तो ये पूरे मुल्क के लिए एक अच्छी खबर है और मेरा ये ख्याल है कि सियासी इस्तेकाम जो है वो लिंक्ड होता है माशी इस्तेकाम से, और सियासी इस्तेकाम जब आएगा तो जो है ऑटोमेटिकली माशी इस्तेकाम भी आना शुरू हो जाएगा और जो है वो आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा, मैं ये समझता हूँ जो आपने भी इंट्रो दिया उसके ऊपर कि देखें, कौमें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं, कौमें वो सरवाइव करती हैं जो अपनी गलतियों से सीखती हैं। गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बात नहीं, आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन हमें भी सीखना है और बाकियों सबने भी सीखना है। ये खाली सबने सीखना है, तो आगाज अपने आप से होता है ना। मैं कह रहा हूँ हमारे से आगाज तो कर दे। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब का एक बड़ा दावा सामने आया है, कह रहे हैं कल जो सदर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, वो अच्छे माहौल में नहीं हुई है, नाराजगी भी हुई है, फिर इस्तीफे तक भी बात पहुंची। हुकूमत के पास कोई इत्तलात है? क्योंकि कल तो जो सदर साहब को तैयारा दिया गया लाहौर जाने के लिए, जमान पार्क जाने के लिए, वो भी वजीर आजम साहब ने दिया। जी, जो तैयारा था वो प्राइम मिनिस्टर साहब का था जिसमें वो जमान पाक गए थे। और मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे कामरान साहब जो है वो उनका मैं समझूंगा बड़ा रिलायबल सोर्स है। अगर वो ये कह रहे हैं तो इसी तरह ही हुआ होगा। आपके पास नहीं है? मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी, तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। लेकिन मुझे अगर इमरान खान साहब का जो बिहेवियर है जो माजी में रहा है वो एक इरेटिक बिहेवियर ज़रूर रहा है और वो फ्लिप फ्लॉप जिसे कहते हैं ना, पर्सनैलिटी है, ऊपर नीचे। उसके अंदर हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि आप रोक दें समरी 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, हो सकता है ये कहा हो। क्योंकि देखें, अगर आपको याद है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला मामला था तो वो रोजाना कल करा दे, परसों करा दे, हालांकि इवेंचुअली हुआ वही जो होना था। इवेंचुअली आपको आइन के अंदर ही काम करना है, लेकिन पता नहीं उनको इससे कोई उनकी अना की तस्कीन है या जो भी है, जिससे हालांकि मुल्क के अंदर इंतशार फैलता है, इवेंचुअली होना वही था। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस बाइंडिंग है, 15 दिन एक दफा रोक सकते थे और 10 दफा एक दफा, तो 25 दिन बाद ही वो वाला काम ही होना तो जो भी हो जाए। तो इसलिए जो है वो मेरा ख्याल है कि सर एक नॉन पॉलिटिकल इशू पर अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो बेहतरीन पॉलिटिक्स, इसका तो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। मतलब सबके सब कल आसाबी जंग का शिकार थे कि होने क्या जा रहा है। फाइनली वो डिसीजन हो गया, सदर साहब ने सबरी साइन कर दी, लेकिन एक आसाबी जंग तो थी। देखिए आसाबी जंग में मैं इसमें थोड़ा सा जरा ऐड कर लूँ। देखिए ये आसाबी जंग जो है ना, ये आपने कहा कि आपकी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं लगा, आपका
अमेरिका का नैरेटिव पिट गया, आपकी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी से आपने इलेक्शन करवाने थे, वो आपसे नहीं हुए। आप ये लेकिन उसके लिए आ रहे हैं, कल वो आ रहे हैं, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ मैं सिर्फ ये बात पूछूंगी, मैं सिर्फ ये बात एंड कर रहा हूँ मैं कि देखिए ये कोई वो नहीं है, कहते हैं कोई क्रिकेट मैच नहीं हो रहा कि हमने आसाब पे एक दूसरे का सवार होना है। ये 5 साल बाद इलेक्शन होता है, उससे पहले कैंपेन करें, जो जीत जाएगा हुकूमत बनाए। ये तमाशे रोजाना लगा लेने से मुल्क के लिए ठीक नहीं है। अब ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, पाक फौज पॉलिटिकल हो गई है, डीजी ISPR डीजी ISI प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाकायदा बताते हैं, इनफैक्ट आर्मी चीफ बताते हैं कि जी फरवरी तक जो कुछ मामला हो रहा था हमने ये डिसाइड किया कि अब हमने सियासत का हिस्सा नहीं बनना है, सियासत में नहीं होना है। सर कल एक स्मूथ ट्रांजिशन अंजाम पाई है, क्या समझते हैं आप, चेहरे बदलने से क्या पॉलिसी भी तब्दील होगी या अब इदारा इसी पॉलिसी पर कारबंद है? सर किरण देखें, बात यह है कि ये जो पॉलिटिकल होने की बात है ना, ये आई एम सर्टन कि ये आर्मी का डिसीजन है और ये सिर्फ जनरल बाजवा का डिसीजन थे जो रिटायर हो रहे हैं। ये डिसीजन कलेक्टिव कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो नए बने हैं, जनरल आसिम मुनीर और उसके बाद जॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ साहिब शमशाद और उसके बाद बाकी कोर कमांडर, दे वर ऑल पार्ट ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस। इसलिए मैं 99% श्योर हूँ कि दे विल ऑनर द कमिटमेंट और ये बड़ी सोच समझ के फैसला किया गया है कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व। वरना अभी जो हालात चल रहे हैं पिछले 1 महीने से, आपने देखा जो इल्ज़ाम तराफियाँ भी हुई, बातें भी हुई, जो कुछ भी हुआ, किसी ने कोई हमारी तरफ से फौज की तरफ से कोई ऐसी रद्द अमल नहीं आया बिकॉज दे शो रिस्ट्रेंट, अनलेस बहुत मजबूरी में DGI पर आके 2-3 चीज़ें क्लैरिफाई करनी पड़ी और एक लास्ट रिजॉर्ट पे DGI हैड टू कम जस्ट टू क्लैरिफाई जोन सेटअप के लिए उनमें जो उनके ऊपर इल्ज़ाम आ रहे थे और शहीद हो रहे हैं और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे थे उनकी बात करने के लिए। इशू ये है कि इसके बाद सबसे बड़ी, मैं अपनाने सेटिंग है और मैं ये बात बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ कि अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सियासी पॉलिटिशियंस के ऊपर है, सियासी जो हमारे लीडर्स हैं उनके ऊपर है। अब ये बात यह है कि नाउ दे हैव टू शो मोर मेजोरिटी और अपने जितने मसाइल हैं वो जमहूरी अंदाज में हल करें, वो खुद हल करें, वो खुद हल करें, इदारे की तरफ ना देखें। दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अभी बकरम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम सर, कल मैंने अभी अफनान से भी ये बात की है, कल क्या हुआ है वैसे, आपके पास क्या इत्तलात हैं? सदर साहब ने इमरान खान साहब को कायल कर लिया या खान साहब ने कल की जो ट्रांजिशन हुई है उसमें ये तासुर देने की कोशिश की है कि उनको आर्मी चीफ की तैनाती से कोई मसला नहीं है? क्योंकि अगर सदर साहब बगैर इमरान खान साहब से मिले ही अगर ये साइन कर देते समरी, तो फिर उनको, खान साहब को उनके माजी के बयानात याद दिलाए जाते हैं और उनको ये बताया जाता है, शायद ये ताना दिया जाता है कि वो जो चाहते थे वो नहीं हो सका। देखिए, जब ये हुकूमत आ रही थी, यानी PDM की हुकूमत आ रही थी और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक तरीक़े अदम एतमाद बिल्कुल आखिरी मराहिल में थी, तो उन दिनों भी इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। तो उनसे हमने, सब लोगों ने और भी जर्नलिस्ट थे, तो ये पूछा था कि आप फ़लाँ शख्सियत को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते हैं और इस चाहते ये हैं कि 2023 का इलेक्शन भी फिर आप जीत सकें। तो उस हालत में भी, उस पोजीशन में भी कि जब 1-2 दिन उनकी वजारत उज़्मा में रह गए थे और सारी सबको नज़र आ रहा था कि क्या होगा, तो उस वक्त भी इमरान खान ने कम अज़ कम मेरे सामने ये कहा था कि जनाब मेरा तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, मेरे ऊपर तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं किसी को फेवरेट समझता हूँ और किसी को नापसंदीदा समझता हूँ। उसके बाद फिर बीच में मेरी उनसे कई मुलाकातें हुई और इनवेरिएबली हर मुलाकात में ये मैंने पर्सनली उनसे सवाल किया, और या अगर मैंने नहीं किया तो यकीनन किसी दूसरे मेरे साथी ने जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कर लिया। और आखिर तक अभी जब ये उन पर हमला हुआ उसके बाद हम उनसे मिलने गए तो भी कई जर्नलिस्ट मौजूद थे और वहाँ पर भी यही बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मेरा कोई फेवरेट नहीं है। अब हो सकता है एक आदमी गुज़श्ता 6 महीने से हम सबको बेवकूफ़ बना रहा हो, जर्नलिस्टों को, लेकिन मैं जो आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं नहीं, इसके कई गवाह मौजूद हैं वहाँ पे। दूसरी बात यह है कि उनसे हमने पूछा कि फिर आप लोग बार-बार पूरी 22 करोड़ आवाम, सर सवाल भी ले लीजिए साथ साथ, 22 करोड़ आवाम भी तो इस बात की गवाह है ना, जो उन्होंने जलसे पे खड़े होकर कहा था कि अगर ये लोग तैनात करवाएंगे तो ये तगड़ा आर्मी चीफ नहीं होगा। जी मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ उसके बारे में भी, तो हमने ये सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही पूछा जैसे आपने मुझसे पूछा है।
तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मेरा क्वेश्चन आने वाले आर्मी चीफ के हवाले से नहीं है, उसकी लगाने वाली अथॉरिटी पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। ठीक है, ये था उनका कहना। अच्छा, अब आ जाइए दूसरी तरफ पॉलिटिकली। ये हमारे आपने क्या, आप, मैं, हम सारे मुल्क ने ये नहीं देखा कि अक्टूबर से ऑनवर्ड, पिछले साल अक्टूबर से ऑनवर्ड मुतय्यन एक बात की जाती थी पीडीएम की तरफ से कि इमरान खान साहब आएंगे, वो एक मखसूस शख्स को आर्मी चीफ लगाएंगे, उसके बाद वो मखसूस शख्स जब आर्मी चीफ बनेगा तो फिर पीडीएम की क़यादत को नाअहल करेगा, इनको जेलों में डालेगा, 2023 का इलेक्शन इमरान खान साहब के लिए मैनेज करेगा। यही मफरूज़ा था ना। इसी मफरूज़े के ऊपर हुकूमत गिरी, जिसको बाद में खुर्रम दस्तगीर साहब ने टीवी पे आके बयान भी फरमा दिया, इंडोर्स किया, और ये हम सबको पता था कि क्या हो रहा है, जे इंडोर्स किया। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर एक हुकूमत सिर्फ एक इम्कान के ऊपर गिराई जा सकती है और एक ऑब्जेक्टिव बना के आया जाता है कि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना है, तो ये बताइए कि गिराई जाने वाली हुकूमत के सामने रिएक्शन क्या होगा? नेचुरल रिएक्शन ये होगा ना कि वो उनके सामने, यानी उनके रास्ते में कोई खंडक डालने की कोशिश करे, यही होगा ना। और पॉलिटिकल ऑप्शन क्या बचता है? सही, तो वो गिर जाने वाली हुकूमत वो खान साहब का रिएक्शन तो लिहाजा, अब चले ठीक है, अब अगर खान साहब ने वो रिएक्शन दे दिया हबीब साहब, अब तो ये ट्रांजिशन हो गई है सर। अब क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं? क्या खान साहब का जो टोन है वो टोन डाउन होगा, खास तौर पर इदारे के हवाले से, जिस तरह के वो माजी करीब में बयानात देते रहे हैं, के मामले में, या अब खान साहब सिर्फ सियासी क़यादत को टारगेट करेंगे? इदारे के मामले में कब उन्होंने, आप कौन सी ऐसी खास बात पे कह रही हैं कि जो इदारे के मामले में, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें उन्होंने कहा हो कि इदारा, हाँ अफराद पे उनको ज़रूर एतराज़ रहा है और अफराद के ऊपर वो एतराज़ का खुल के इजहार करते रहे, जैसे नवाज शरीफ साहब ने भी किया था, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो करती रही हैं, जैसे आसिफ अली ज़रदारी करते रहे हैं। तो अगर सिंगल आउट करना है लोगों को, हमने अपने पॉलिटिशियंस को, तो बिस्मिल्लाह कर ले। हाँ, मेरा नहीं ख्याल, आपको वो अभी जारी रहेगा? I don't see, मेरा नहीं ख्याल, नहीं अब नहीं रहेगा, अब नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता ऐसा। ठीक, सही, आपको लगता है कि अब ऐसा नहीं रहेगा। अफनान, सदर साहब ने अपना आईनी किरदार अदा करते हुए समरी पे दस्तखत कर दिया है, खान साहब भी बैकफुट पर आ गए हैं, तो ये जो एक हिजानी कैफियत थी ना पिछले कुछ महीनों से, और ये नवंबर में तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, तो आपको लगता है कि इसका खात्मा हो जाएगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो आनी शुरू हो गई है, और आने वाले वक्तों के अंदर ये मज़ीद जो है मामला स्टेबलाइज़ करेगा। और बहुत सारे लोग जो ये चाहते थे कि कोई अंपायर की उंगली या कोई राइट लेफ़्ट कोई कुछ हो के कहीं से हमारा कोई मामला चल जाए, उनको भी इस बात की अब रियलाइजेशन आनी शुरू हो गई है कि ये पाकिस्तान तब्दील हो रहा है, और अल्लाह का शुक्र है हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। और जो ए पॉलिटिकल होना एस्टेब्लिशमेंट का ये बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम है, और हम ये समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान बिलखुसूस PMLN हम बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जहाँ तक बात रह गई हबीब साहब की, तो मैं जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने, मैं जो अब ज़्यादा इसके ऊपर क्या बताऊँ, मैं इनको इनके कुछ लोगों की ट्वीट दिखा देता हूँ, अगर अभी आपको भी दिखा देता हूँ। एक इनके हैं, सर मैं भी एक्टिव हूँ ट्विटर, आप ट्विटर पे एक्टिव हैं बहुत, आप मुझसे ज़्यादा ही एक्टिव हैं। इनके एक वकास अमजद साहब हैं इंसाफियन, उनकी 27 नवंबर 2020 की ट्वीट है, मैं वो आपको भेज देता हूँ। तो इनको हबीब साहब को नहीं मालूम था और इमरान खान को नहीं मालूम था, बाकी सारा PTI को पता था। मैं आपको ये इस लेवल तक चली गई थी कि इनके वर्कर के लेवल तक चली गई थी बात, कि उन्होंने पूरा प्लान बताया था कि ये प्लान है, इसको लगाएंगे, फिर वो ये करेगा, फिर अगला प्लान, फिर सदारती निज़ाम, वो पूरी ट्वीट है मेरे पास। तो भाई बात ये है कि प्लान तो आप लोगों ने नहीं बनाया था ना, वो एक अल्लाह ने प्लान बनाया था, एक आपने बनाया था, वो चल वो गया जो अल्लाह ताला ने बनाया था। तो ये इसको अफनान भाई, ये आपने कारकुनों की ट्वीट पे लीडरों के ख्यालात का अंदाजा करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज ट्रिकल डाउन करके इस लेवल तक चला गया था कि आपके प्रॉब्लम ये देखें, अगर आपने ये ट्वीट्स देखे, सारा प्लान देखा आपने, तो फिर अगर आप इस प्लान को इसको काउंटर करने आए थे, तो फिर वो महंगाई मुकाओ का नारा क्यों लगा के आए थे आप लोग? नहीं, देखिए, हम पाकिस्तान के अंदर
जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए हम हमेशा क्या कहते हैं, हमने पहले भी कुर्बानियां दी, हम आइंदा भी देंगे, इसमें तो कोई वो नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो अभी जो ट्रांजिशन हो रहा है इसके अंदर ना कोई विनर है ना कोई लूजर है, पाकिस्तान इसके अंदर विनर है। हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, बिल्कुल सही, जो होना था हो गया, अल्लाह ताला की मेहरबानी से आगे बेहतर होगा। अफरान, मैं आती हूँ आपके तरफ, मेरे पास एक ब्रेक की कॉल है, लेकिन उससे पहले हारिस साहब, एक खबर है, कुछ इत्तलात इस बारे में आ रही हैं, कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि जो उस लिस्ट में शामिल थे कुछ जनरल्स के हवाले से, लेफ्टिनेंट जनरल्स के हवाले से, वो रिजाइन कर रहे हैं सर, या उन्होंने कर दिए हैं। आप इस खबर की तस्दीक करेंगे? नहीं, मेरे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन अपरेंटली व्हाट आई पर्सनली फील दिस हैपेंस जब किसी जूनियर को प्रमोट कर दिया जाए और फिर सीनियर जनरल रवायत फौज की रिजाइन करते हैं। बट इस पे क्योंकि नंबर 1 और 2 दोनों सीनियरिटी के बन गए हैं, लेकिन सर अभी तो हाँ एग्जैक्टली अब यहाँ पर तो सुपर सीड भी नहीं हो रहा है कोई। हाँ, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि होनी चाहिए, बिकॉज ये दे आर मोस्टली दे आर कोर्समेट्स, और अगर वो बने हैं तो बाकी इनके कोर्समेट होंगे या इनसे जूनियर है नंबर्स में, इसलिए अपरेंटली मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा रिजाइन करना चाहिए अनलेस क्योंकि बहुत ही किसी की अपनी। अच्छा सर, इसकी भी कोई नजीर मिलती है कि अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो, उस एक्सपेक्टेशन की लिस्ट में हो, तो फिर उसके बाद वो रिजाइन कर दें? देखें, वो उसी सूरत में है कि अगर 1, 2, 3 नंबर के सीनियर हैं और 4 नंबर के सीनियर जूनियर को अगर बना देते हैं और वो नंबर 1, 2, 3 एक्सपेक्ट करें, देन दे विल रिजाइन। सही, बहुत शुक्रिया सर। मैं वापस आ रही हूँ, आप तीनों मेहमान मेरे साथ ही मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर जी खुशामदीद कहते हैं, और प्रोग्राम के इस हिस्से में अब हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कल है 26 तारीख, वो तारीख के जहां पर फाइनली इमरान खान साहब बमाए लश्कर, बमाए काफिला पहुंचने जा रहे हैं पिंडी। क्या उनकी स्ट्रैटेजी होगी अब जो उनका एक मुतालबा है इलेक्शन के हवाले से, अब वो इलेक्शन किस से डिमांड करेंगे, किसकी तरफ देखेंगे? क्या ये डायरेक्ट डिमांड हुकूमत से होगी या अभी भी इमरान खान साहब को उम्मीद होगी कि कहीं और से किसी किस्म का कोई उनको सपोर्ट मिल सकती है? कल नए सिपहसालार और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तकर्री हो गई और आज हुकूमत ने खान साहब को इनफैक्ट पार्लियामेंट में वापस आने और पीडीएम के साथ बैठने की भी पेशकश कर दी है। वैसे मैं ये चाह रही थी कि जैसे आप लोगों ने अपनी सियासत को दाव पर लगाया और हुकूमत संभाली बकौल आप लोगों के, तो फिर इस तरह से यहाँ पर भी आप लोगों को एक स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए था, आप लोगों ने कर दी। क्या समझते हैं आप, कल इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं और इस पेशकश की कोई मुस्बत उम्मीद है जवाब की? देखिए, जो वज़ीर आज़म साहब ने भी और हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने ये बात बहुत दफ़ा की। जब हम अपोजिशन में थे तो हमने कहा कि चार्टर ऑफ इकॉनमी पे हम बात करने के लिए तैयार हैं, मगर उस बात को हकारत से जो है वो ठुकरा दिया गया। जब हमारी हुकूमत आई तो फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात करने के लिए तैयार हैं, मगर उसको फिर दोबारा ठुकरा दिया गया। फिर अभी रिसेंटली हमने कहा कि जब इन्होंने सिविल सुप्रीमेसी और इस्टेब्लिशमेंट के रोल पे बात की तो हमने कहा कि हम चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दोनों पे बात करने के लिए आपसे तैयार हैं। देखिए ना, एजेंडा तो आपका पाकिस्तान का होना चाहिए। ये कोई एजेंडा नहीं है कि मैं वजीर आजम बन जाऊँ, ये कोई एजेंडा नहीं है। ये इलेक्शन होगा, आप जीत जाए, वजीर आजम बने, 100 दफा बने, 1000 दफा बने, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एजेंडा तो ये होगा ना कि कैसे हम वो कौन से रूल्स ऑफ द गेम है जो हम आपस में पॉलिटिकल पार्टीज डिफाइन करें, जैसे हमने पीपल पार्टी के साथ किया कि हम ये काम एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे, हम इलेक्शन के अंदर मजीद चेंजेस लेके आएंगे। आपके इलेक्शन आपके जो कुछ सीनियर रहनुमा है वो ये कह चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब ये तैनाती करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी क़यादत जो है, ऑलमोस्ट क़यादत के लोग जो है वो जेलों में होते हैं। अब आप लोग मुतमईन हो गए, अब इत्मीनान हो गया, अब जेल से पीछा छूट गया है। देखिए, हम आप कह रही थी ना, हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल एट स्टेक लगाया। हमने खाली पॉलिटिकल कैपिटल एट स्टेक नहीं, अपनी गर्दने भी एट स्टेक लगा के हमने मुल्क को बचाया है। नहीं, अभी उम्मीद क्या है? नहीं, देखिए, हमें उम्मीद तो इंसान को हमेशा अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद यही है कि मुल्क जो है उसके हालात ठीक होंगे। और इमरान खान साहब को मैं दोबारा, हम पीटीआई को दोबारा इस फोरम से भी मैं दावत दे देता हूँ, चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, कि उसको देखें पाकिस्तान के साथ और आप बात करें। और आप देखें, आप पंजाब में भी हुकूमत है, पख्तूनख्वा में है, जीबी में है, कश्मीर में है। पंजाब तो वापस लेने के लिए आज ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं वो हमारा राइट है, लॉबिंग शुरू कर दी है। हबीब अकरम साहब से पहले इस बात का जवाब ले लूं, फिर आती हूँ पंजाब वाले मामले पर। हबीब अकरम साहब, हुकूमत की जानिब से तो पेशकश हो गई है, आपको लगता है कि कहीं ऐसा कोई वो टर्निंग मोमेंट आ सकता है कि जहां पर खान साहब साथ बैठ जाएं? क्योंकि अभी तो इलेक्शन के अलावा कोई और बात नहीं हो सकती। गालिबन ये जवाब भी आ गया है पीटीआई की तरफ से। देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब शायद मुज़ाकरात की ज़रूरत ही ना पड़े। उसकी वजह यह है कि इमरान खान को मुज़ाकरात ना करना पे कर रहा है पॉलिटिकली।
आप देखिए ना कि अगर वो हुकूमत में, अगर वो असम्बली में बैठ जाते और फिर असम्बली में बैठ के तनकीद करते जैसे PDM का ख्याल है, और उस वक्त मेरा भी यही ख्याल था, सब लोगों का ये ख्याल था कि इमरान खान साहब को असम्बली में बैठ के एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट संभाल लेनी चाहिए। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखिए ना कि जितना वक्त गुजरा है, इमरान खान को उनकी स्ट्रेटजी ने पे किया है। वो अपने हुकूमत में थे तो वो सारे इलेक्शन जो थे वो हारते चले जा रहे थे। अच्छा, जैसे ही वो हुकूमत से बाहर निकले तो पंजाब में भी वो मोस्टली इलेक्शन जो है वो जीत गए। तो लिहाजा उनको ये सूट करता है कि ये जो उनका मौजूदा स्टांस है वो बाकी सबको एक ही ब्रश से पेंट करें और खुद को एक थोड़ा इनसे अलग शो करें और अलग दिखा के। हाँ, कल जब इमरान खान साहब आएंगे तो वो जो मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन का, वो किससे मांगेंगे? जाहिर है हुकूमत से। देखिए वो इलेक्शन का मुतालबा उन्होंने एक ऐलान, उन्होंने देखिए वो तो हुकूमत से मांगेंगे और हुकूमत को कहेंगे कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं, हम आपको नहीं मानते, ये नहीं मानते, यही करेंगे। और किससे मांगेंगे इलेक्शन? किरण, आई वांट टू ऐड समथिंग। ब्रिगेडियर साहब, क्या 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 कहते हैं आप? अगर पिंडी की तरफ इमरान खान साहब देख रहे हैं, अब शायद ऐसा तासुर मिलता भी है, लग भी ऐसा रहा है कि अभी भी शायद उनकी नजरें उसी तरफ हैं, तो आपको लगता है कि उनको कोई मजबूत जवाब मिल सकता है? अब किसी किस्म की कोई मदद हो सकती है, किसी कोई मसालहत का किरदार उनकी तरफ से अदा किया जा सकता है? देखिए किरण, अभी जब आई पोलिटिकल का है तो आर्मी विल शो रिस्ट्रेंट, दे विल नॉट गेट इन्वॉल्व। लेकिन बात यह है कि इस वक्त इमरान खान ने पहले इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की बात की, साइफर की बात की, उन्होंने विदड्रॉ कर लिया। नंबर 3, उन्होंने चीफ आर्मी स्टाफ की बात की, ये उनके इल्ज़ाम लगा कि ये चोर डाकू मैं ये क्यों सिलेक्ट करेंगे, उनसे भी विदड्रॉ हो गए। नो, अगर वो 3-4 पॉइंट से विदड्रॉ हो गए हैं, क्या हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं लचक दिखाएं? आवाम की जानो माल की हिफाजत, आवाम के ये जो उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? नंबर 1 इज गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल में हम तीनों बैठे हुए हैं, आप अभी वक्रम बैठे हैं, पूछें कि क्या हुकूमत ने कोई एक स्टेप लिया है इसको टोन डाउन करने के लिए? इमरान ने चले जो भी करी, अभी भी जो आ रहा है, खुदा न खासा ये हालात खराब होते हैं तो देन ओनर्स लाइज, आई विल ब्लेम एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नमेंट देन इमरान खान। इसलिए कि गवर्नमेंट ने एक सवाए थ्रेट करने के, आज भी वो ख्वाजा से कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, राना सनाउल्लाह हमने 40,000 फ्लोर पर भी कहा कि हम 2-2 हाथ कर लेंगे, पहले जरा ये तैनाती हो जाए। राना सनाउल्लाह साहब बहुत ज्यादा तैयारी किए बैठे हैं, दुरुस्त बात कर रहे हैं आपको कि हुकूमत को मेजॉरिटी का मुजाहरा करना चाहिए अगर एक तरफ से एजिटेशन हो रही है तो। आई जस्ट वांट 1 मिनट, ठीक है। अब इसके बाद अगर हुकूमत ये जो कह रही है जी हम जब उसकी बात करें इकोनॉमी की, अभी तक ना जमहूरियत की और ना किसी ने फॉर्मल कॉल दी है। आई फील एंड आई रिकमेंड एंड आई स्ट्रांगली फील कि हुकूमत को एक नेशनल डायलॉग के लिए कॉल देनी चाहिए, जिसमें ये कहें आए हम बैठते हैं, जिसमें सियासत भी डिस्कस करेंगे, हम इकोनॉमी डिस्कस करेंगे और हम इलेक्शन भी डिस्कस करेंगे और हम गैर मशरूत हर चीज डिस्कस करेंगे। वी डोंट एग्री टू एनीथिंग। जब अब बैठेंगे अब तो ये स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से ले लिया गया है ना, उस तरफ से कोई मजबूत जवाब नहीं आया अभी तक। किसने लिया मुझे बताएं, किसने लिया? नोबडी हैज स्पोकन। किसने कहा? सर आज ही तो पेशकश की गई है कि आ जाए बैठे साथ। नहीं, पेशकश किसने की है? देखिए ये हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबल किसी को कहना चाहिए जी हम प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे या हम हुकूमत के तौर पे हमारे हम आए जी वी आर रेडी, आए बैठ के बात करते हैं। देन मे बी जब बैठेंगे तो डिस्कशन होती है। हुकूमत से नुमाइंदे मौजूद है यहाँ पे, आपकी बात उन तक पहुंच गई है। अफनान साहब, एक तो ये कि मेजॉरिटी का आप लोगों को मुजाहरा करना चाहिए क्योंकि इस वक्त मुल्क की कमान आप लोगों के हाथ में संभाल रहे हैं आप लोग। सर सेकेंडली ये कि अब तो सारी चीजें हो गई हैं, आर्मी चीफ की तैनाती भी हो गई है, तो मियां साहब की वापसी कब तक हो रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद दिसंबर में आ जाएंगे, तो आ रहे हैं नहीं आ रहे, या लोगों के भी ख्वाहिशात हैं, वहाँ से कोई ख्वाहिश है नहीं है, क्या हो रहा है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तो बहुत ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस आएँ। मेरा अपना ज़ाती जो है वो कब पहुँच रही है? ये या तो एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी के अंदर हो जाएगा ये काम, सही इंशाल्लाह। तो जहाँ तक बात रहेगी मुज़ाकरात की, वो मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की पेशकश कर चुके हैं, हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब कर चुके हैं, हुकूमत ने एक नहीं भाई कई बार बोला है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। देखिए मुज़ाकरात क्या, आप पार्लियामेंट में आगे बैठे, पार्लियामेंट होती किस लिए? ये उसकी सियासत इसलिए होती है ना कि आप खड़े होकर अपनी बात करेंगे,
हम अपनी बात करेंगे, जो वो नहीं आएंगे, उनकी सियासत ही खत्म हो जाएगी, नैरेटिव खत्म हो जाएगा। इसको आप वो करें जो पॉसिबल है। चले मैं कहता हूँ आपने असेंबली में नहीं आना, कोई बात नहीं, आप बातचीत तो किसी कमेटी से भी हो सकती है ना, लेकिन बातचीत का ऑब्जेक्टिव ये नहीं हो सकता कि आपने प्राइम मिनिस्टर कैसे बनना है। दैट इज ये कोई पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि किसी एक बंदे को वजीर आज़म बनाने का ऑब्जेक्टिव हो। आपका जवाब आ गया। आप सिविल सुप्रीमेसी की बात कर ले, दिसंबर या जनवरी में मियां साहब की आमद मुतवक्का है, वापस आ सकते हैं। हबीब अकरम साहब, आपको लग रहा है अब मामलात सीधे हो गए, अब रास्ते दुरुस्त हो गए ऐसे कि नवाज शरीफ साहब वापस आ सकें, उम्मीद है आपको? जी, अब तो अगर अब भी वापस नहीं आना तो फिर कब आना है? उसकी वजह यह है कि हुकूमत उनकी अपनी है और सारी अरेंजमेंट जो है, जो जहाँ तक मेरी मालूमात है उसमें हो चुकी है, और उनसे पहले एक दिबाचा लिखा जा चुका है इसहाक डार साहब की वापसी की सूरत में। पाकिस्तान की तारीख में अनोखे वाक़यात अदालती तारीख में हुए हैं कि एक ऐसा शख्स जो बैरून मुल्क बैठा हुआ है उसको यहाँ पर ज़मानत मिल जाती है, तो यहाँ पे उसको फिर एक यहाँ पे आ जाता है और फिर आके उसके मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो पाकिस्तान की तारीख़ में तो ये बड़े बड़े अजीबो गरीब और अनोखे वाक़यात का दौर है पिछले चंद साल। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब की वापसी में मुझे कोई कानूनी अड़चन नज़र नहीं आती। लेकिन किरण, एक चीज़ जो है ना वो आपको ज़रा समझनी चाहिए, ये हम बड़े नाइविटी के साथ बात करते हैं आमतौर पर कि पाकिस्तान के अंदर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, और अला हाजिल क्यास चार्टर करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में अच्छा अगर आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लेना, नहीं आप पहले सुने, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नतीजा तो क्या निकलना था। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जब बात करते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सियासतदान हमसे एक अलग तबका है और हुकूमत के मुलाजमीन हमसे एक अलग तबका है, और ये इकट्ठे बैठ के कोई चोरी चकारी का कोई चार्टर लिखना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस तो होता ही इकोनॉमी का है। तो ये लिख लेंगे, चार्टर लिख लेंगे इकट्ठे बैठ के, यानी ये मेरी जेब काटने के लिए कोई अरेंजमेंट होगा? क्या होगा ये? जी जी ठीक। मसला यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ ये मैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने इस पर बड़ा गौर किया है सर, कि ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है। हबीब साहब, आपका टेक आ गया सर, इस पे अफनान साहब भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। अफनान साहब मैंने क्लोज कर देखिए, हबीब साहब ने जो बात बिल्कुल बिस्मिल्लाह जरूर वाले करते थे चार्टर ऑफ डकैती, लेकिन जो पिछले 6 महीने गुजरे ना, तो इनको फिर अब चार्टर ऑफ डकैती से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे वो आ चुके हैं। उनको समझ में आया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चीज़ क्या है, और चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो हमने 2010 में 17 अक्टूबर 2010 को मियां साहब ने इसका ऐलान किया था कि भाई हम ये चाहते हैं कि मिनिमम कॉमन एजेंडा पाकिस्तान की इकोनॉमी का बन जाए। सर अब और उसके ऊपर मैंने ये जो एक नॉन पॉलिटिकल इशू था ना, ये हल हो गया है। अब आप लोग चाहिए कि मेरे समझाने के लिए बताएं कि वो चार पॉइंट्स क्या है। हबीब साहब ये अगली डिस्कशन में हम जरूर रखेंगे, वरना अफनान साहब से आप टेक्स्ट करें ताकि वो आपको रिस्पॉन्ड करें। मुझे ब्रेक लेना है। थैंक यू वेरी मच। ये किताब है पाकिस्तान द वे फॉरवर्ड, पाकिस्तान द वे फॉरवर्ड, उसको आप पढ़ ले, उसमें सारा लिखा है। ठीक है जी, अफनान साहब बहुत शुक्रिया आपका। हारिस नवाज साहब मौजूद थे मेरे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। हबीब अकरम साहब आपका बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तो फैसल वाडा केस में आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उनकी जो ताहयात नाअहली थी वो कम हुई है, उन्होंने माफ़ी मांगी है। इस पर ज़रा डिटेल से बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज एक बड़ा अहम फैसला आया है सेनेटर फैसल वाडा के हवाले से, जो कि ताहयात नाअहल हो गए थे 2018 के इलेक्शन में। उन्होंने झूठा हलफनामा जमा करवाया था, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से और हाई कोर्ट की तरफ से उनको ताहयात नाअहल किया गया था, लेकिन अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कलअदम करार दिया गया है और 63(1)(c) के तहत उनको मौजूदा मुद्दत के लिए नाअहल करार दिया गया है। उसके बाद अब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और ये 5 साल के लिए उनकी नाअहली है। इस पर बात करने के लिए मुझे जस्टिस शाइख उस्मानी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, कानूनी माहिर हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मुझे बताइए, आज एक बड़ा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है झूठे हलफनामे के हवाले से, तो सर आप क्या समझते हैं कि इस फैसले का असर क्या जहांगीर तरीन की नाअहली और नवाज शरीफ की नाअहली उस पर भी पड़ेगा? सर, जब नवाज शरीफ का मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने ये कहा था कि अब प्रॉब्लम ये है कि कानून में, आइन में कोई लिमिट मुकर्रर नहीं की गई। 5 इयर्स कह दिया गया है, लेकिन इसके आगे कोई बात नहीं की गई, तो इस वजह से हम उसको नाअहल समझते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो अब ये उन्होंने फैसला कर दिया था
मेरे ख्याल में खोसा साहब ने। तो अब तो ये जो फैसला आया है अभी सुप्रीम कोर्ट का, तो ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसने वो फैसले को, इन द सेंस कि अब उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई शख्स अपनी गलती मान लेता है, गलती तस्लीम कर लेता है, जी हाँ तस्लीम कर लेता है, और वो इस्लामी नजरिए से भी सही है, क्योंकि आपको मालूम है इस्लाम में तो तौबा की गुंजाइश तो मरते दम तक रहती है। तो इस वास्ते अगर कोई आदमी अपनी गलती तस्लीम कर लेता है और तौबा कर लेता है कि मैंने गलती की है, तो उस सूरत में वो फिर उसको माफ़ी मिल सकती है। तो मेरे ख्याल में उस नज़रिए पर डिपेंड करते हुए अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि बजाय लाइफ टाइम के लिए 5 साल के लिए सिर्फ होगी जब तक कि वो मेंबर थे, तो उसके बाद नहीं होगी। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट डिसीजन है, क्योंकि बाहर सूरत जो पहला डिसीजन था उसके लोगों को बहुत इतराज़ात थे और वो सही भी थे इतराज़ात। तो अभी जो फैसला हुआ है इसकी वजह से अब अगर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नवाज शरीफ साहब जाएं और एक रिव्यू पिटिशन फाइल करें इस फैसले के बेसिस पर, तो मेरे ख्याल में उनको रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि लेकिन उनको एडमिट करना पड़ेगा कि उन्होंने गलती की कि अपने बेटे की जो कंपनी में उनकी मुलाजमत थी, चाहे वो तनख्वाह लेते हों या ना लेते हों, वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। वो उसको एक्सेप्ट कर लें और एक्सेप्ट करने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट को फिर इस फैसले की रूह में उनको चेंज करना पड़ेगा अपना फैसला। यानी शायद साहब अब मयार अब आप कह रहे हैं कि ये है कि अगर जो एलिगेशन नवाज शरीफ साहब के ऊपर थे जिनकी वजह से उनको सजाएं हुई साबित हो गया, या जो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर साबित हो गया और उनको सजाएं हुई, तो अगर वो अपनी गलती को तस्लीम कर लेते हैं और अगर वो इस पर शर्मिंदगी का इजहार करते हैं तो फिर उनको रिलीफ मिल सकता है, जैसे यहाँ फैसल वाडा को रिलीफ मिला है। जी जी बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल में ये इस्लामिक लॉ के रूल से है, क्योंकि इस्लाम में तो आपको मालूम है कि तौबा की गुंजाइश इंसान को मरते दम तक होती है। जब आप डेथ बेड में हो, अगर आप तौबा करें उस वक्त भी अल्लाह ताला आपकी तौबा एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर लेता है तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट तो अल्लाह ताला के ऊपर तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई शख्स कह सकता है कि भाई मैंने गलती की, मुझे अब आइंदा मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, तो उस सूरत में मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को रिलीफ देना चाहिए। उस बिना पर मेरे ख्याल में अगर नवाज शरीफ साहब का केस फाइल हो रिव्यू के लिए, तो उसमें गुंजाइश है कि उनको इसमें रिलीफ मिल सकता है। सर ये कहा जा रहा है कि फैसल वाडा की जो नाअहली है वो अगले 5 साल के लिए होगी, या जो अभी ये टेन्योर चल रहा है 2018 के इलेक्शन में उन्होंने कॉन्टेस्ट किया और अभी ये टेन्योर चल रहा है, तो सर जरा इसकी वजाहत कर दीजिएगा कि ये जो 5 साल हैं ये अभी जो चल रहा है उसी में ही काउंट हो जाएंगे या फिर ये आज फैसले के बाद से अगले 5 साल काउंट किए जाएंगे? नहीं, ये तो उनकी काउंट होगी ना, जब से वो इलेक्ट हुए हैं तो उसके 5 साल वहां से काउंट होंगे। तो वो अब जब इनकी टर्म खत्म होगी, जो कि अगस्त में अगले साल खत्म होगी, तो उस वक्त तक ये नाअहल होंगे। उसके बाद वो अगर चाहें तो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। सर अगर ये साबित हो ही गया कि झूठे हलफनामे के ऊपर पहले उनको कौमी असेंबली की सीट मिली, फिर वो सेनेटर मुंतखब हो गए, अब ये साबित हो गया ना सर, तो क्या जो इस तमाम अरसे में कि जब तक वो पार्लियामेंटेरियन रहे या जब तक वो सेनेटर रहे, जो मराहत उनको मिलती रही, क्या ये भी उनसे वापस ली जाएंगी? नहीं, वो मराहत तो वापस नहीं ली जा सकती, वो तो बहुत छोटी सी बात है। मेन चीज है कि वो मेंबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मराहत तो ये हुआ ना कि तनख्वाह या वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, वो तो स्पीकर असेंबली का या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ले सकता है, उसका इससे ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक ये है कि 5 साल तक वो दोबारा फिर इलेक्शन के लिए नहीं खड़े सकते, ये मेन फैसला है।
सही सही, यानी फैसल वाडा अब एलिजिबल हो गए हैं, ये टेन्योर मुकम्मल करेंगे, उसके बाद वो इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यही जो अब मयार है कि अगर आप गलती मान लेते हैं, शर्मिंदगी का इजहार करते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो ये ताहयात नाअहली है वो 5 साल के ऊपर मुहित हो सकती है। जब से आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया उसके बाद से अगले टेन्योर तक आप फिर एलिजिबल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाइख उस्मानी साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद, वजाहत के साथ आपने समझाया इस सारे केस के हवाले से। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाजरीन से इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।